हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये यूपी PCS का 2009 का पेपर करेंगे। ठीक है, फुल लेंथ करेंगे। ये जो PCS का पेपर होता है या जो IAS का पेपर होता है तो वो रिपीट भी होते रहता है अदर PCS में या फिर उसी PCS में। जैसे यूपी का है तो यूपी में भी पूछे जाते हैं, बिहार में भी, उत्तराखंड में भी, राजस्थान में भी रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो मतलब या तो आसपास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन, और एक समझ भी बेहतर हो जाता है जब आप PYQ के थ्रू मतलब कि करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, और जनरल में भी पूछे ही जाते रहते हैं। जो PCS या IAS का जो पेपर होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं सामान्य अध्ययन से। जहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे BSS से ग्रेजुएट लेवल होने वाला है, या फिर बिहार दरोगा, या फिर इंटर लेवल, या फिर BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा, या फिर अदर स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होंगे जहाँ सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2009 का पेपर है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब बिल्कुल ये मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। तो हाँ, विलुप्त हो गए हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, खुदाई के दौरान ही ये प्रकट हुए थे, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता लगभग 3000-2500 साल पुरानी सभ्यता थी। ठीक है, ईसा पूर्व। तो ये खुदाई करके ही ये पता चला था। तो दोनों सही है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी करता है। तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे। कौन कौन से नदी के तट पर बसा था सिंधु घाटी सभ्यता, वो पूछ रहा है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब और झेलम। गंगा नहीं था, गंगा के तट पर नहीं बसा था सिंधु घाटी सभ्यता। भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया में बसा था ना। तो सिंधु, चेनाब और झेलम के तट पर बसा था। 1, 2 और 3 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है। क्या कारण था कि बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो धर्म की सादगी, बिल्कुल सही, धर्म की सादगी थी। और दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही है। और धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही है। और स्थानीय भाषा का प्रयोग, तो ये भी सही है, स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया था। और दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, तो दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये नहीं। ठीक है, ये गलत हो गया। धर्म की सादगी सही है, दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही है। और धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही है। और स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 सही है इसमें। तो कौन सा, सी आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सही है, सी आंसर होगा। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ, तो लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है ये सबसे सुरक्षित स्तंभ है अशोक द्वारा स्थापित। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है, तो लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है वो सबसे सुरक्षित है। ए आंसर हो जाएगा। पुराणों की कुल संख्या, तो 18 है पुराणों की कुल संख्या। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये सब जो भी आज PYQ है तो वो किसी भी जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। तो पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान काशी था। ठीक है, काशी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, तो उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन काल में
अवंतिका नाम था, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था। काफ़ी बार रिपीट होता है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था, डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न शासकों में से किस एक के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो शाहजहां के समय में किया गया था, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो शाहजहां के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई व्यक्ति का किसी से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन है? तो रामानंद का कथन है। कोई व्यक्ति का किसी से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, ठीक है, यह कथन किसका है? तो वो रामानंद का है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक अरबिंदो घोष थे। ठीक है, स्वदेशी के समर्थक कौन थे? निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरबिंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। तो स्वदेशी के समर्थक थे अरबिंदो घोष, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ घटना है, एक तरफ वर्ष कब घटित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो 1920 में शुरुआत हुआ था, तो ए का चौथा हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में, 1930, तो बी का तीसरा। और कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन, तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था ना, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन 1937 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो डी का पहला, ठीक है, डी का पहला, बी का तीसरा और सी का दूसरा। तो देखिए 4, 3, 2, 1 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था उसी के समय, ठीक है, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी के समय अरुणा आसफ अली का संबंध था भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में। ठीक है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसमें पारित हुआ था? तो जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसी में हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, उसी में जवाहरलाल नेहरू ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। ध्यान रखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इनमें से देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919,
भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वाधीनता अधिनियम 1947।